आप दुबई आना चाहते हैं लेकिन आपको हर रोज़ ऐसी नई वीडियोस नज़र आ जाती हैं जिसके अंदर आपको कहानियां सुना रहे होते हैं कि 2024 के अंदर दुबई ने अटेस्टेशन के रूल्स चेंज कर दिए हैं या ऐसी हज़ारों बातें। आखिर ये रूल्स कितने कोई चेंज हुए हैं या कहीं ऐसा तो नहीं है कि रूल्स पहले मौजूद थे और लोगों को खुद ही अवेयरनेस नहीं थी, और अब जब गवर्नमेंट ने डंडा दिया है तो सबको याद आ गया कि भाई ऐसे भी कोई रूल्स होते हैं। आपका हर पॉसिबल डॉक्यूमेंट इन 4 कैटेगरीज में से किसी एक कैटेगरी में फॉल करेगा। लेकिन इन 4 कैटेगरीज में डॉक्यूमेंट्स आते कौन से हैं ये मैं आपको इस वीडियो में आगे चल के बताऊंगा। बस इतना समझ लें कि मेजॉरिटी लोग सिर्फ लास्ट वाली 2 कैटेगरीज में फॉल कर रहे होंगे। फिर उसके बाद मैं आप लोगों को सिर्फ बोल बोल के या गली बात ही नहीं बल्कि एक्चुअल में फ्लो चार्ट बना के आपको गाइड करूंगा कि आप लोगों ने कौन सी अटेस्टेशन पहले करवानी है और कौन सी बाद में करवानी है, और आपने अपनी अटेस्टेशन का सारा प्रोसेस कैसे कंप्लीट करना है। और वीडियो के लास्ट में मैं आप लोगों को ये पाकिस्तानियों के लिए वीजाज बैन है या नहीं इस बात का भी जवाब दूंगा। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। ये वीडियो मैं काफ़ी दिनों से बनाना चाह रहा था लेकिन तबीयत बहुत ज़्यादा डाउन होने की वजह से और गला बिल्कुल बंद हुआ हुआ था तो आवाज़ निकल ही नहीं रही थी, तो इस वजह से मैं वीडियो बना नहीं सका काफ़ी दिनों से। तो आज थोड़ा सा गला नॉर्मल हुआ है तो मैंने कहा ये आप लोगों से वीडियो बना के इन्फॉर्मेशन शेयर की जाए क्योंकि बहुत सारे लोगों के काम आ सकती है। आजकल आपने नोट किया होगा कि दुबई में अटेस्टेशन से रिलेटेड जो है ना बहुत ज़्यादा वीडियोज़ अपलोड की जा रही हैं। हर बंदा बिला वजह की हाइप चुकी है कि दुबई के अटेस्टेशन के लॉज चेंज हो गए, 2024 में कोई नए रूल्स या नए लॉज आ गए हैं अटेस्टेशन से रिलेटेड। बेसिकली मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। और बेशुमार हर रोज़ मुझे कोई 10-15 वीडियोस तो मेरी नज़र से गुजर जाती हैं, तो जो लोग स्पेशली सर्च कर रहे होंगे तो उनको तो बहुत ज़्यादा ऐसी वीडियोस नज़र आ रही होंगी। तो मैं आज की वीडियो में आप लोगों को ये एक्सप्लेन करूंगा कि आया कि ये रूल्स वाकई चेंज हुए हैं या ये रूल्स पहले से मौजूद थे और बिला वजह की इसकी हाइप चुकी हुई है इस टाइम। तो ये वीडियो एंड होने तक आप लोगों को ये जो सारी की सारी हाइप है ना अटेस्टेशन से रिलेटेड, इसकी सारी A to Z सारी कहानी समझ आ जाएगी इंशाल्लाह। और साथ में मैं वीडियो के एंड पे आप लोगों को ये जो पाकिस्तानियों के वीज़ा बैन वाला सारा सीन है उससे रिलेटेड भी आपसे मजीद इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा। ऑलरेडी मैंने अपने चैनल पे 1-2 वीडियोस ऑलरेडी अपलोड की हुई हैं, लेकिन आज की वीडियो में भी एंड पे मैं आप लोगों को उससे रिलेटेड भी मजीद इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करूंगा। स्टार्ट में मैं आप लोगों को ये बता दूं कि अटेस्टेशन से रिलेटेड मेरे चैनल पे बेशुमार वीडियोस ऑलरेडी अपलोड है। IBCC से रिलेटेड, HEC से रिलेटेड, मोफा से रिलेटेड, UAE एम्बेसी से रिलेटेड सारी वीडियोस ऑलरेडी अपलोड हैं, जिसके अंदर मैंने आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप फॉर्म डाउनलोड करने, फॉर्म फिल करने, कौन से काउंटर पे जाना है, कितने पैसे जमा करवाने हैं, क्या सारा प्रोसेस है, वो सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को ऑलरेडी गाइड की हुई हैं, ठीक है। जिन लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखी हैं वो वीडियोस देख के उनसे फ़ायदा हासिल कर सकते हैं, आप लोगों को डेफिनेटली उनसे फ़ायदा होगा। लेकिन आज की वीडियो में मैं उससे एक स्टेप फर्दर आप लोगों को चीज़ें गाइड करूंगा क्योंकि उन सारी वीडियोज़ के नीचे भी मैं कमेंट्स तो पढ़ता रहता हूँ और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनके अंदर लोगों की आज भी कन्फ्यूजन है। मतलब लाइक उनको ये नहीं समझ में आती कि कौन सी टेस्टेशन पहले करवानी है और कौन सी बाद में करवानी है, और कौन सी टेस्टेशन से पहले दूसरी टेस्टेशन करवाना ज़रूरी है, मतलब प्री रिक्विजिट जिसको बोलते हैं। मतलब अगर आपकी जॉब की रिक्वायरमेंट है कि आप लोगों से UAE एम्बेसी की टेस्टेशन मांगी जा रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप डायरेक्ट UAE एम्बेसी चले जाएंगे। उसकी कुछ फॉर्मेलिटीज है, उससे पहले आपको मोफा से, HEC से वगैरह टेस्टेशन जो करवानी पड़ती है उनके बारे में भी मैं आपको आज की वीडियो में सारा गाइड करूंगा क्योंकि बहुत सारे लोगों को यही सेम कन्फ्यूजन है और बार बार मुझसे यही क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आज की वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि एक प्रॉपर फ्लो चार्ट बना के आप लोगों को गाइड करूं कि आप लोगों ने कौन सी टेस्टेशन पहले करवानी होती है और कौन सी बाद में करवानी होती है, और कौन सी आपके लिए मैंडेटरी है और कौन सी मैंडेटरी नहीं है। और कई लोग जो इस चीज़ के बारे में भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि उन्होंने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स टेस्ट करवाने हैं या फिर कोई एक डॉक्यूमेंट सिर्फ उन्होंने टेस्ट करवाना है। इन चीज़ों के जवाब भी मैं आपको आज की वीडियो में इंशाल्लाह दे दूंगा। इस वीडियो में मेजरली मैं आप लोगों से कौन कौन से टॉपिक पे इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा इसका एक रफ सा इंडेक्स मैं आप लोगों से स्क्रीन पे शेयर कर रहा हूँ। इसको पढ़ के आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि ये वीडियो आपके फायदे की है या फिर आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। लेकिन अगर आप लोग कोई ऐसे बंदे हैं जो UAE आना चाह रहे हैं या किसी भी दूसरे कंट्री जाना चाहते हैं और उनको अटेस्टेशन के प्रोसेस का प्रॉपर्ली पता नहीं है, तो आई कैन गारंटी यू कि इस वीडियो से आप लोग बहुत ज़्यादा कुछ सीखेंगे। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि 2024 में UAE के जो अटेस्टेशन से रिलेटेड जो रूल्स हैं क्या वो वाकई चेंज हुए हैं? तो सिंपल आंसर इज नो इन कैपिटल वर्ड्स। नहीं, कोई रूल्स चेंज नहीं हुए, ये सब रूल्स पहले से मौजूद थे, लेकिन फिर ये इतनी हाइप की चुकी हुई है, हर बंदा पागलों की तरह इस पे वीडियोस क्यों बना रहा है। अब इसका सिंपल आंसर है जी, गो विद द ट्रेंड। जितने भी सारे यूट्यूबर्स होते हैं, मतलब मेजोरिटी ऑफ देम अच्छे यूट्यूबर्स भी पाए जाते हैं, लेकिन मेजोरिटी ऑफ देम मोर देन 90% आपको ऐसे यूट्यूबर्स मिलेंगे जो कि सिर्फ और सिर्फ जो भी हॉट ट्रेंडिंग टॉपिक होगा उसके ऊपर वीडियो बना के चेप देंगे, चाहे उसके पास उस टॉपिक के ऊपर खुद टके की इन्फॉर्मेशन ना और उसको टके की खुद भी अवेयरनेस ना हो, लेकिन वीडियो बना के वो बंदा डाल देगा। उसकी रीजन
सिर्फ उसको सर्वाइव करना है, सिर्फ उसको अपना चैनल चलाना है, ठीक है। लेकिन कुछ अच्छे लोग भी पाए जाते हैं जो रियल इन्फॉर्मेशन भी शेयर करते हैं। तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि फर्क करना सीखें कि कौन सही इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा है, कौन गलत इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा है। अब लेकिन सवाल ये भी उठता है कि टॉपिक ट्रेंडिंग में ऐसे आ कैसे गया, ऐसे ही मुंह उठा के तो कोई टॉपिक ट्रेंडिंग में आता भी नहीं है। तो टॉपिक का ट्रेंड में आने का जो रीजन है ना, वो ये है कि गवर्नमेंट ऑफ यूएई ने रूल्स के ऊपर अब डंडा दे दिया है, ठीक है। रूल्स पहले भी मौजूद थे, लेकिन अब रिसेंटली बड़ा सख्त किस्म का डंडा दे दिया गया कि अटेस्टेशन के बगैर वीजाज लग नहीं रहे। ऐसा नहीं है कि रूल नया नहीं कोई आया, ये रूल हमेशा से चला आ रहा है। 2015 में भी मेरे यहाँ पे जानने वाले जो आए थे, सेम यही अटेस्टेशन का प्रोसेस कंप्लीट करके आए थे। जो भी इंसान का बच्चा होता है ना, वो अपना प्रोसेस सही तरीके से प्रॉपर पूरा करके आता है, पढ़े लिखों वाले अंदाज में। लेकिन हमारी ये जो जुगाड़ू किस्म की कौम है, ये अपनी हरकतों से तो बाज आती नहीं है। तो जो लोग अटेस्टेशन नहीं करवा के पाकिस्तान से यहाँ पे आते थे ना, वो बस इधर दे दिला के या कोई ताल्लुक वास्ता लड़ा के बस बगैर अटेस्टेशन के कहीं ना कहीं फिट हो जाया करते थे। और बाज़ औक़ात ऐसा होता था कि डिग्री भी ओरिजिनल नहीं होती थी, या फिर बाज़ औक़ात किसी और का हक मार के किसी सीट के ऊपर बैठ जाते थे और वो डिजर्व नहीं करते होते थे। मतलब डिग्रीज फेक हैं, या फिर अटेस्टेशन प्रॉपर नहीं हुई, या और मैनेजर की पोस्ट पे कोई बंदा बैठा है और उसका एजुकेशन लेवल ही नहीं मैनेजर पोस्ट के साथ मैच करता। और इवन कई ऐसे भी लोग थे जिन लोगों ने अच्छी अच्छी पोस्ट यहाँ पर ले ली, ठीक है, उसके बाद बैंक अकाउंट खोला और उसके बाद यहाँ पे लोन्स वगैरह लिए और उसके बाद छू मंतर गायब, ठीक है। फ्रॉड के केसेस हो गए, जॉब के ऊपर बेतुका मतलब डिजर्विंग ना होना और किसी का हक मारना, ये सारी चीजें यहाँ पे बहुत ज्यादा कॉमन हो चुकी थी लास्ट कुछ अरसे से। तो भाई सीधी सी बात है, ऐसी चीजें किसी भी समझदार मुल्क में ज्यादा देर तक तो चलने वाली है नहीं, ठीक है। इन्होंने बेसिकली इस सारे मसले का हल सीधा सीधा ये निकाला है कि सबसे पहले इन्होंने डिग्रीज को अटेस्टेड होना, जो कि इनके पहले भी रूल्स में शामिल था, इसको एक्सट्रीम मैंडेटरी और उसके बगैर वीजा लगना तकरीबन नामुमकिन कर दिया, ठीक है। रीजन सिंपल ये है कि जो भी ये जो नेशनैलिटीज 3-4 थी जिनके लोग ये हरकतें खोलते थे, जिसके अंदर पाकिस्तानी नेशनैलिटी भी शामिल है, इन सारे लोगों के ऊपर एक डका लगेगा और अब सिर्फ वही बंदा आएगा यहाँ पर जिसके पास डिग्री होगी और जो डिजर्व कर रहा होगा उस पोजीशन के लिए जिसके लिए उसने अप्लाई किया है, ठीक है। तो बेसिकली वैलिडेशन होगी आप लोगों की कि आप लोग जिस पोस्ट पे अप्लाई कर रहे हैं आप वो डिजर्व करते हैं। यहाँ पे कई लोगों के ज़हन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि अगर ये रूल्स पहले से भी मौजूद थे तो एग्जैक्टली रूल्स क्या थे और अटेस्टेशन का जो सारा प्रोसेस है वो एग्जैक्टली क्या है। तो इससे रिलेटेड मेरे चैनल पे कंप्लीट प्लेलिस्ट मौजूद है जिसके अंदर मैंने A to Z सारा प्रोसेस ऑलरेडी गाइड किया हुआ है। आप लोग ये वीडियो पहले देख लीजिएगा, इसके अंदर आप लोगों को समझ आ जाएगी कि क्या एग्जैक्ट फ्लो चार्ट है आप लोगों ने जो फॉलो करना है, कि कौन सी टेस्टेशन आपने पहले करनी है और कौन सी बाद में करवानी है। ये वीडियो देखने के बाद भी अगर आप लोगों की कोई कन्फ्यूजन रह जाती है, देन आप लोगों को मैं गारंटी देता हूँ कि आपके बाकी सवालों के जवाब आपको उस प्लेलिस्ट में इंशाल्लाह लाजमी मिल जाएंगे। अब अक्सर लोग ये सवाल पूछते हैं कि भाई अटेस्टेशन यूएई आगे करवा सकते हैं, तो इसका सिंपल आंसर ये है कि आप लोग करवा सकते हैं, लेकिन तब जब आपके डॉक्यूमेंट की अटेस्टेशन मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स, जो पाकिस्तान की मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स है, वहां तक कंप्लीट हो, ठीक है। अगर आप लोगों ने पाकिस्तान मोफा तक की अटेस्टेशन कंप्लीट नहीं करवाई, देन अगर आप लोग यहाँ पे आके अटेस्टेशन करवाएंगे तो फिर आप लोग बेसिकली यहाँ पे रहते हुए अपना डॉक्यूमेंट वापस पाकिस्तान भेजेंगे, वहां से टेस्ट होके देन यहाँ पे आएगा, विच इज बुलशिट मेरी नजर में। मतलब आप पाकिस्तान से यहाँ पर ये काम करने के लिए आ रहे हैं तो फिर कम ऑन यार, अपने दिमाग का थोड़ा सा फिर इलाज करवा लें, ठीक है। लेकिन एक सेंसिबल इंसान को ये बात मेरा ख्याल है समझ आ जानी चाहिए कि अगर आप लोग पाकिस्तान से बाहर आ रहे हैं तो इंसान के बच्चों की तरह पाकिस्तान में बैठ के अपनी अटेस्टेशन कंप्लीट करवा के हैं। वर्स्ट केस सिनेरियो में, मतलब वर्स्ट से भी वर्स्ट केस सिनेरियो में, अगर आपकी कोई बहुत सीरियस मजबूरी बन गई है तो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स तक की अटेस्टेशन, जो मोफा पाकिस्तान की अटेस्टेशन है, वो आप पाकिस्तान से कंप्लीट करवा गए हैं। उसके बाद सिर्फ और सिर्फ यूएई एम्बेसी की अटेस्टेशन, जिसको पाकिस्तान में बोलते हैं, वो जब आप यूएई में आ जाते हैं तो उसको यूएई मोफा की अटेस्टेशन बोलते हैं, ठीक है। वो आप यहाँ पे आके करवा सकते हैं, थोड़ी सी महंगी पड़ेगी लेकिन उसमें कोई हद तक नहीं है। थोड़े से पैसे बेशक आप ज्यादा लगा लें और आपके आने जाने का टैक्सी के खर्चे ज्यादा होंगे, वो आप लोग यहाँ पे बेशक किसी टाइपिंग सेंटर चले जाएं या बेशक आप किसी आमिर सेंटर चले जाएं या किसी भी डॉक्यूमेंट सर्विसेज वाले के पास जाएंगे, वो आपको यूएई मोफा की टेस्टेशन यहाँ पे करवा देगा, जिसको पाकिस्तान में होते हुए यूएई एम्बेसी की टेस्टेशन बोलते हैं। अब कई लोग इस चीज को बहुत ज्यादा कंफ्यूज करते हैं, इसके लिए मैं स्क्रीन के ऊपर क्लियर करके बड़ा सारा ये आपसे शेयर कर देता हूँ कि यूएई मोफा की टेस्टेशन जो होती है इनसाइड यूएई होते हुए होती है, जो कि सेम वही टेस्टेशन है जो कि पाकिस्तान में रहते हुए यूएई एम्बेसी की टेस्टेशन होती है। और आप इसके प्रूफ के तौर पे ये स्टिकर भी देख सकते हैं जिसके ऊपर मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन ऑफिस यूनाइटेड अरब एमिरेट्स लिखा हुआ है। ये पाकिस्तान से डॉक्यूमेंट टेस्ट हुआ था और इसके क्लियरली लिखा हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। तो बेसिकली आप लोगों को यहाँ पे बताना ये मकसद था कि यूएई एम्बेसी टेस्टेशन या यूएई मोफा टेस्टेशन ये दोनों सेम है, इसको आप कंफ्यूज ना कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूबर्स ऐसे हैं जिनकी मैंने वीडियोस देखी है कि पाकिस्तान से आपको यूएई एम्बेसी की टेस्टेशन करवा
करवा के आनी है, बहन यहाँ पे आके आपको मोफा की टेस्टेशन करवानी है, ये सेम है। आप पाकिस्तान से करवा के आ जाए या फिर आप यहाँ पे आके करवा लें, दैट इज सेम। बट आई हाईली सजेस्ट कि आप लोग पाकिस्तान से कंप्लीट करवा के आए। अब मैं आप लोगों की ये कन्फ्यूजन दूर करता हूँ कि आप लोगों ने कौन सा डॉक्यूमेंट कैसे टेस्ट करवाना है और किस पैटर्न पे करवाना है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल है। मेरी लास्ट अटेस्टेशन की वीडियोस के ऊपर भी लोगों को इसी चीज़ के ऊपर सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन थी और मैंने बहुत सोच के कि आप लोगों की कन्फ्यूजन कैसे दूर की जाए, मैंने एक प्रॉपर फ्लो चार्ट बनाया है। मैं आपसे स्क्रीन पर वो शेयर कर रहा हूँ, साथ साथ मैं आपको बोल के समझाता जाऊँगा कि ये फ्लो चार्ट आपको कैसे एक्सप्लेन करता है कि आप लोगों ने कौन सी टेस्टेशन करवानी है। ठीक है, तो भी ये फ्लो चार्ट आप देख लें। इसके अंदर मैंने 4 कैटेगरीज बनाई हैं। पहली कैटेगरी है आपकी आइडेंटिटी फैमिली डॉक्यूमेंट्स, दूसरे नंबर पे आपके स्कूल सर्टिफिकेट्स आते हैं, तीसरे नंबर पे आपका मैट्रिक या एफएससी के सर्टिफिकेट आते हैं और चौथे नंबर पे आपकी कोई भी ऐसी डिग्री जो कि एफएससी से अबव है। अब जो आइडेंटिटी और फैमिली डॉक्यूमेंट्स है उसके अंदर आपका डोमिसाइल आ जाता है, बर्थ सर्टिफिकेट आ जाता है, चाइल्ड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आ जाता है, फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आ जाता है, मैरिज सर्टिफिकेट आ जाता है, आपका डिवोर्स सर्टिफिकेट आ जाता है, नॉन मैरिज सर्टिफिकेट आ जाता है, फिर आपका पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट आ जाता है, फिर आपका सक्सेशन सर्टिफिकेट आ जाता है, फिर आपका डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट आ जाता है, फिर आपका अथॉरिटी लेटर आ जाता है और आपका पावर ऑफ अटॉर्नी आ जाता है। अगर आप स्कूल सर्टिफिकेट्स की बात करें तो उसके अंदर आपके स्कूल का कोई रिजल्ट कार्ड है या आपका स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट है या स्कूल का करेक्टर सर्टिफिकेट है या स्कूल का कोई स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट है या स्कूल का जो आपका टीचिंग एक्सपीरियंस है, जो टीचर्स लोग होते हैं उन लोगों के पास जो स्कूल का टीचिंग सर्टिफिकेट होता है वो आ जाता है। मैट्रिक और एफएससी वाली कैटेगरी के अंदर आप लोगों के रिजल्ट कार्ड्स या फिर जो डीएमसी हैं वो आ जाते हैं या आपकी जो डिग्री या सनद जिसको बोलते हैं वो आ जाती हैं। फिर उसके बाद एनी डिग्री अबव एफएससी के अंदर आप लोगों का रिजल्ट कार्ड या उसको ट्रांसक्रिप्ट कह लें, दोनों सेम चीज़ होती हैं, वो आ जाती हैं। फिर उसके बाद आपकी जो डिग्री होती है वो आ जाती है। अब आप लोगों को इन चारों कैटेगरीज में जो मैंने सारी लिस्ट लिखी हुई है इससे आप लोगों को ये तो पता चल गया ना कि आप लोगों का डॉक्यूमेंट किस कैटेगरी में फॉल करता है। ठीक है, आप लोगों ने जोन सा भी डॉक्यूमेंट आपका है ना वो आपने टॉप के ऊपर जो मैंने हेडिंग दी हुई है उसके हिसाब से आपने फॉलो करना है कि उसका अटेस्टेशन प्रोसेस क्या है। तो ये जो मैंने नेक्स्ट स्लाइड लगाई है इसके अंदर मैंने टॉप हेडिंग्स वही हैं, नीचे मैंने एरोस के साथ आप लोगों को डिफाइन कर दिया कि आप लोगों ने कौन सा डॉक्यूमेंट कैसे टेस्ट करवाना है। आप लोगों का डॉक्यूमेंट जिस कैटेगरी में फॉल कर रहा था आप उसको फॉलो करें। मैं आपको ये सारा पैटर्न बोल के भी गाइड कर देता हूँ। नंबर 1 पे आप देखें जो आइडेंटिटी या फैमिली डॉक्यूमेंट्स वाली जो कैटेगरी थी, जो भी सारे डॉक्यूमेंट्स इसमें फॉल कर रहे थे उसको आपने डायरेक्ट मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से टेस्ट करवाना है। उसके लिए आपको इससे पहले किसी भी जगह पे जाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट मोफा जाएंगे, आपकी वो टेस्टेशन हो जाएगी। देन उसके बाद आप लोगों ने सीधा यूएई एम्बेसी चले जाना है और आपका डॉक्यूमेंट यूएई के हिसाब से 100% वैलिड हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आते हैं कि स्कूल से रिलेटेड जो सर्टिफिकेट्स हैं उस कैटेगरी में जो भी चीजें आ रही थी उसको आप लोगों ने पहले डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर जो आपके एरिया का है उससे पहले टेस्ट करवाना है। देन उसके बाद आप लोगों ने मोफा जाना है जो मोफा पाकिस्तान ऑफिस है। फिर उसके बाद आप लोगों ने यूएई एम्बेसी जाना है, तो फिर आप लोगों का वो डॉक्यूमेंट यूएई के लिए बिल्कुल वैलिड हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद आता है मैट्रिक और एफएससी के जो सर्टिफिकेट्स होते हैं उनको आप लोगों ने सबसे पहले अपने रेलेवेंट बोर्ड ऑफिस से टेस्ट करवाना है। देन आप लोगों ने उसको आईबीसीसी से टेस्ट करवाना है। देन उसके बाद आप लोगों ने मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से टेस्ट करवाना है। देन उसके बाद आप लोगों ने यूएई एम्बेसी से टेस्ट करवाना है। ठीक है, फिर उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट यूएई में वैलिड हो जाएगा। उसके बाद आती है कोई भी डिग्री जो कि आपकी एफएससी से अबव है, कोई डिग्री को सर्टिफिकेट को डिप्लोमा जो आपका एफएससी से अबव कैटेगरी में आता है। ठीक है, उसको आपकी हायर एजुकेशन कमीशन डील करती है। तो सबसे पहले आप लोग उसको हायर एजुकेशन कमीशन एचईसी से टेस्ट करवाएंगे। फिर उसके बाद आप लोग मोफा से टेस्ट करवाएंगे। देन आप लोग यूएई एम्बेसी से टेस्ट करवाएंगे। फिर आपका डॉक्यूमेंट यूएई के अंदर वैलिड हो जाएगा। ठीक है, ये फ्लो चार्ट आप लोगों के लिए डिजाइन करने का मेरा एक मकसद ये भी था कि मैं आप लोगों को ये बात समझा दूं कि पाकिस्तान मोफा की टेस्टेशन समझ लें वो बोटलनेक है, वहां से आप लोगों ने गुजरना ही गुजरना है। ठीक है, तो पाकिस्तान मोफा की टेस्टेशन को आप किसी भी कीमत पर नेगलेक्ट नहीं कर सकते और पाकिस्तान मोफा की टेस्टेशन वो आप लोगों को तब तक नहीं करके देंगे जब तक आप उसकी प्री रेक्विजिट जो टेस्टेशन है, जैसा कि डिग्री के लिए एचईसी की होती है और मैट्रिक एफएससी के लिए बोर्ड ऑफिस की आईबीसीसी की होती है और स्कूल सर्टिफिकेट्स के लिए डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर्स की होती है, ये सारी चीजें आपको करवानी पड़ेंगी। और इस पैटर्न की आप तस्वीर लेके रख सकते हैं, इससे आपको समझने में आसानी रहेगी, आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं रहेगी किसी किस्म की कि आप लोगों ने ये टेस्टेशन कैसे करवानी है।
अब इसके बाद सवाल ये पैदा होता है कि आप लोगों ने कौन से डॉक्यूमेंट अटेस्ट करवाने हैं और कौन से डॉक्यूमेंट अटेस्ट नहीं करवाने हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग इस चीज़ में भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। और खासतौर पे जो यूएई एम्बेसी की टेस्टेशन है वो बहुत महंगी है, बड़ी कॉस्टली है, हर बंदा अफोर्ड भी नहीं कर पाता। तो मैं आप लोगों को आज ये कन्फ्यूजन भी आपकी क्लियरली जड़ से निकाल के फेंक देता हूँ। और इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए भी ना मैंने आप लोगों के लिए एक छोटा सा फ्लो चार्ट बनाया है, जिसके थ्रू आप लोग 100% ये समझ जाएंगे कि आपने कौन सा डॉक्यूमेंट अटेस्ट करवाना है यूएई एम्बेसी से और कौन सा टेस्ट नहीं करवाना। तो भाई आप लोग अगर विजिट वीजा पे अप्लाई कर रहे हैं तो फिर आपको किसी भी किस्म के डॉक्यूमेंट की यूएई एम्बेसी से अटेस्टेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। अगर आप लोग जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो फिर आपकी जो हाईएस्ट डिग्री या सर्टिफिकेट जिसकी बेस पे आप उस जॉब पे अप्लाई कर रहे हैं ना, आपने वो यूएई एम्बेसी से टेस्ट करवाना है, ठीक है। उसके अलावा बाकी डॉक्यूमेंट्स आपको करवाने की जरूरत नहीं है। मतलब अगर आप लोगों ने बैचलर्स किया हुआ है तो आप अपनी बैचलर्स की डिग्री को टेस्ट करवा लेंगे। अगर आप लोगों ने मास्टर्स किया हुआ है तो आप मास्टर्स की डिग्री को टेस्ट करवा लेंगे। अगर आपने इंजीनियरिंग की हुई है या आप डॉक्टर हैं तो आप अपनी इंजीनियरिंग की डिग्री को या डॉक्टर की डिग्री को यूएई एम्बेसी से टेस्ट करवा लेंगे एंड देन यू आर गुड टू गो। अगर आप लोगों ने अपनी वाइफ को या अपने बच्चों को स्पॉन्सर करना है तो फिर आप लोग अपनी वाइफ के लिए जो मैरिज सर्टिफिकेट आपका होता है उसको आप यूएई एम्बेसी से टेस्ट करवाएंगे। अगर आप लोगों ने अपने बच्चों को स्पॉन्सर करना है तो हर बच्चे का जो बर्थ सर्टिफिकेट होता है वो अलग-अलग यूएई एम्बेसी से टेस्ट होगा, देन आप उसकी बेस पे अपने बच्चे को स्पॉन्सर कर सकते हैं। अगर आप लोग अपने पेरेंट्स को या अपने बहन भाइयों में से किसी को स्पॉन्सर करना चाहते हैं देन आप लोगों का जो फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होता है ना, जिसको एफआरसी बोलते हैं, आपने उसको यूएई एम्बेसी से टेस्ट करवाना है, देन यू आर गुड टू गो। तो ये आपको देख के समझ आ गई होगी कि कौन से काम के लिए आपको कौन सा डॉक्यूमेंट यूएई एम्बेसी से टेस्ट करवाना है। अगर आपको इसमें से किसी एक काम की जरूरत है तो फिर आप लोग सिर्फ वो वाला स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट टेस्ट करवा सकते हैं। लेकिन विजिट वीजा के लिए बिल्कुल रिक्वायरमेंट नहीं है किसी भी किस्म का कोई डॉक्यूमेंट टेस्ट करवाना। हाँ, लेकिन अगर आप लोगों ने विजिट वीजा पे आके यहाँ पे जॉब ढूंढना आपका मकसद है तो डेफिनेटली आप जॉब वाली जो रिक्वायरमेंट है वो भी फुलफिल करके अपने साथ लेके आए, ताकि अगर इनकेस आपको यहाँ पर आप खुशकिस्मत हो आपको कोई जॉब ऑफर आ जाए तो आपके पास अटेस्टेशन का प्रॉब्लम ना हो। यहाँ पे मैं आप लोगों को इंपॉर्टेंट बात ये भी मेंशन कर दूं, आप लोग बाकी सारे जो डॉक्यूमेंट है वो आप पाकिस्तान मोफा तक लाजमी तौर पर टेस्ट करवा के रखें, ताकि इनकेस खुदा ना खासा आपको यहाँ पर रहते हुए बाकी के किसी डॉक्यूमेंट की यूएई एम्बेसी तक टेस्ट करवाना पड़े तो आपके पास एटलीस्ट मोफा तक टेस्ट शुदा मौजूद हो और आप यहाँ पे करवा सकें। लेट्स सपोज कि आप यहाँ पे जॉब के लिए आते हैं और आप सिर्फ अपनी डिग्री टेस्ट करवा के आए हैं और आपकी जॉब लग गई है, देन उसके बाद आप अपनी फैमिली को बुलाना चाह रहे हैं, अपने बीवी बच्चों को बुलाना चाह रहे हैं, तो अगर आपका मैरिज सर्टिफिकेट जो यूएई एम्बेसी से टेस्ट नहीं हुआ हुआ देन आपको यहाँ पर उसको टेस्ट सिर्फ तब करवा सकेंगे जब पाकिस्तान मोफा तक वो आपका ऑलरेडी अटेस्टेड है, अदरवाइज आपको उसको पाकिस्तान वापस भेजना पड़ेगा। पहले ऐसे होता था कि एचईसी की टेस्टेशन के लिए जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में आपका मैट्रिक और एफएससी का जो सर्टिफिकेट लगता था उसको भी आईबीसीसी से अटेस्ट शुदा होना जरूरी था, लेकिन लास्ट कुछ अर्से से ये रूल चेंज हो चुका हुआ है। अब अगर आप लोगों ने एचईसी की टेस्टेशन करवानी है तो उसके लिए मैंडेटरी नहीं है कि आप लोगों की मैट्रिक और एफएससी की जो सनद है वो आईबीसीसी से हुई हुई है या नहीं हुई है। इन बोथ केसेस वो कोई खास फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ और सिर्फ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में जब आप लोग फिजिकली वहाँ पर जाते हैं ओरिजिनल सनद अपने साथ रखिएगा ताकि आप लोगों को किसी किस्म की वहाँ पे दिक्कत ना हो। एचईसी की टेस्टेशन आपकी हो जाएगी बेशक आपकी आईबीसीसी की टेस्टेशन नहीं हुई हुई। आईबीसीसी से रिलेटेड जो एनवेलप वाला सीन था जो कि सदाबहार हमेशा से चलता होता था, मतलब होता ये था कि आप लोग बोर्ड ऑफिस जाते थे और उधर से आप लोगों को एक सील्ड एनवेलप दिया जाता था, वो लेके आपने आईबीसीसी के ऑफिस जाना होता था, देन उसके अगेंस्ट आपकी ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स जो सनद होती थी उसको वो अटेस्ट कर दिया करते थे। लेकिन लास्ट कुछ अरसे से हर बोर्ड में डिफरेंट बिहेवियर है, मतलब ये कहीं पे भी कोई सॉलिड रूल नहीं है। किसी जगह पे वो सील्ड एनवेलप अभी तक चल रहा है, किसी जगह पे कोई एसएमएस वाला चक्कर है, किसी जगह पे वो ये है कि वो सिर्फ रिकॉर्ड पे अपडेट कर देते हैं और आपको कहते हैं कि जाके आईबीसीसी से आप अटेस्ट करवा लो। लेकिन ये मिक्स्ड बिहेवियर है, मतलब आप कोई भी रूल आज की डेट में डिफाइन नहीं कर सकते कि लाइक मैं किसी को कहूँ अगर कि यार वो अब सील्ड एनवेलप नहीं देते और वो सिर्फ मैसेज करते हैं, वो बंदा जाता है और बाद में मुझे फीडबैक मिल रहा होता है कि भाई मुझे तो सील्ड एनवेलप मिला था। और कई दफा ऐसे होता है कि सेम बोर्ड में एक दिन मैं सुनता हूँ कि सील्ड एनवेलप मिल रहा है और उसके बाद मैं हफ्ता ठहर के सुनता हूँ कि भाई कोई किसी बंदे ने मैसेज के थ्रू वेरिफिकेशन करवाई है और एक बंदा मुझे बता रहा होता है कि भाई मुझे तो कुछ भी नहीं उन्होंने कहा। मतलब लाइक सिस्टम ही अजीबोगरीब तरीके से चल रहा है। लेकिन यह कि अटेस्टेशंस हो रही हैं लेकिन ड्रामेबाजी है, कभी कोई रूल है कभी कोई रूल है, लेकिन मोर और लेस जो है ना तरीकेकार वही है। अगर आप मेरी आईबीसीसी वाली वीडियो मेरे चैनल पे देखेंगे तरीका वही है, कोई डिफरेंस नहीं है। आप जाते उसी तरीके से हैं बोर्ड ऑफिस से, सिर्फ जो वेरिफिकेशन के लिए आपको एनवेलप देना होता है, कभी वो आपको एनवेलप दे देंगे, कभी आपको कहेंगे आप जाएं बस आप करवा लें वहां से, कभी आपको कहेंगे ये मैसेज आके उधर दिखा देना। मतलब सिर्फ ये ड्रामेबाजी, अदर देन दैट रूल इज सेम, प्रोसेस इज सेम। ठीक है, तो आपने इस चीज को सर पे हावी नहीं करना कि सिर्फ सील्ड एनवेलप होगा तो अटेस्टेशन होगी।
जाएगी, अटेस्टेशन उसके बगैर भी हो जाएगी आपकी। कुछ लोगों ने मेरे चैनल पे मुझे कमेंट करके ये मज़ाहिया सवाल भी पूछा था कि भाई सील्ड एनवेलप अगर खोल लेंगे तो उससे क्या होगा। तो भाई आपने खोल के करना क्या है, मतलब ये जो चुल है ना मरीगों को, ये भी मुझे समझ नहीं आती बाज़ का। मतलब सील्ड एनवेलप आपने खोल के उसमें से क्या उखाड़ लेना है। उसके अंदर आपके रिजल्ट कार्ड की कॉपी पड़ी होगी जो कि स्टैंप शुदा होगी, लेकिन जैसे ही आप सील खोलेंगे तो वो बेकार हो जाएगा, उसके बाद आपके किसी काम का नहीं, अटेस्टेशन नहीं होगी। बस आप फिर वो सील एनवेलप को ना घर जाके फ्रेम करा के लगवा लेना, ठीक है, अगर आपको बहुत ज़्यादा चुल हो रही है तो। कुछ लोगों ने ये भी मेंशन किया है कि भाई आईबीसीसी की टेस्टेशन आप कहते हैं कि सिंगल डे का काम है, लेकिन अब तो हफ्ते हफ्ते का टाइम लग रहा है। तो हाँ भाईजान, पहले सिंगल डे का ही काम था, आजकल रश की वजह से इवन हफ्ता, डेढ़ हफ्ता, 2 हफ्ते के भी डिलेज आ रहे हैं। दैट इज़ नॉट अंडर एनीबडीज़ कंट्रोल, ठीक है। तो आप लोग आम खाएं, पेड़ ना गिने। मतलब अभी इतना रश लगा है तो शायद आने वाले टाइम में इससे ज़्यादा रश लग जाएगी, क्योंकि जिस हिसाब से हर बंदा पाकिस्तान से दौड़ना चाह रहा है तो डेफिनेटली रश तो आपको मिलेगा। फिर अब सेम इसी तरीके से एचईसी में भी डिले के इश्यूज़ आ रहे हैं, सेम प्रॉब्लम, सेम रीज़न कि आप लोगों का रश की वजह से उनके सिस्टम में बाज़ का डेट्स नहीं शो होती हैं, बाज़ का तो उनका जो अर्जेंट अटेस्टेशन का जो फीचर है वो डिसेबल हो जाता है, और बाज़ का तो होता है कि आप फॉर्म सबमिट कराते हैं और सबमिट ही नहीं होता, एरर आ जाता है। तो ये जो सारे प्रॉब्लम्स है ना, इसका कोई किसी चीज़ से ताल्लुक नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जो सिस्टम उनका जो है ना ओवरलोडेड हुआ है। तो अदर देन दैट कुछ नहीं कह सकते। मतलब ये बेसिकली जो रश है, लोग बहुत ज़्यादा अप्लाई कर रहे हैं बाहर के मुल्कों के लिए, जिसके लिए उनको एचईसी की टेस्टेशन चाहिए है। तो डेफिनेटली एचईसी का सिस्टम इतना कैपेबल नहीं होगा कि वो इतनी सारी एप्लीकेशंस को सेम टाइम पे एंटरटेन कर सके। दैट इज़ वाई ये सारी चीज़ें आप लोगों को फेस करनी पड़ रही हैं। आप लोग सिर्फ सुकून से, तसल्ली से वेट कर सकते हैं, इसके अलावा आप लोगों के हाथ में इस टाइम कुछ नहीं है। मूफा की टेस्टेशन को मैं पर्सनली सबसे आसान टेस्टेशन माना करता था, क्योंकि सेम डे में जाके करवानी होती थी और उसके अंदर कोई ऐसा सीन नहीं, ना अपॉइंटमेंट वाला, ना एक से दूसरे ऑफिस जाने वाला, सेम ऑफिस आप जाते थे। हाँ, वहाँ पे रश होता था, सुबह से शाम तक का टाइम बाज़ का लग जाता था। लेकिन राइट नाउ मूफा के बारे में भी सुनने में आ रहा है कि ताहद्दे निगाह मतलब इतना रश होता है कि आप लोग फजर टाइम भी वहाँ पे जाएंगे तो शायद ही किस्मत हो तो आपकी बारी आए। तो ये सारी चीज़ें आपकी किस्मत आपके साथ है, आप अल्लाह ताला से दुआ करें और आपकी बारी आए इंशाल्लाह। लेकिन ये रश ऐसे ही है फिर, ठीक है, क्योंकि जब तक ये लोग इतने ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं बाहर जाने के लिए, तो ये रश आपको हर टेस्टेशन वाली जगह पे ऐसे ही मिलेगा। लेकिन आप लोग इसको स्किप नहीं कर सकते। यू हैव टू फाइंड अ वे कि आप लोगों ने कैसे टाइमली पहुंचना है और आप लोगों ने कैसे अपनी जगह बना के अंदर जाके अपनी अटेस्टेशन वगैरह कंप्लीट करवानी है। अब बात करते हैं जो यूएई के वीज़ाज पाकिस्तानियों के लिए बैन है या नहीं है। ये जो ड्रामेबाजी पिछले काफ़ी टाइम से, तकरीबन 15-20 दिन से चल रही है, इसके पीछे क्या हकीकत है और इसकी क्या स्टोरी हो सकती है, ठीक है। मैंने ऑलरेडी अपने चैनल के ऊपर इससे रिलेटेड 2-3 वीडियोस अपलोड की थी और उसके अंदर मैंने क्लियरली मेंशन किया था कि आप लोग सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा पॉज दें, रुकें, थोड़े अर्से बाद ये चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी। कुछ कहते हैं सिस्टम अपडेट का सीन है। इवन स्टार्ट में मैंने भी जब लोगों से इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश की, मतलब लाइक जो वीज़ा लगाने वाले लोग हैं या इवन यहाँ पर टाइपिंग सेंटर वगैरह के लोग हैं, तो हर बंदा सिस्टम अपडेट वाला जो एक टर्म है ना वो यूज कर रहा था। लेकिन मैं आप लोगों को तकरीबन ये जो महीने की ओवरऑल वर्किंग है ना, उसके ऊपर मुद्दे की बात करूँ ना, तो इस सारे टाइम पीरियड में विजिट वीजा भी निकले, एम्प्लॉयमेंट वीजा भी निकले हैं, जो कि यहाँ पे आके कन्वर्ट भी हुए हैं और इवन पाकिस्तान से डायरेक्ट हायरिंग भी हुई है। तो बैन जो होता है ना, बैन इतना मज़ाहिया किस्म का नहीं होता, ठीक है, कि एक पाकिस्तानी आ रहा तो दूसरा नहीं आ रहा। मतलब ऐसा कोई बैन नहीं कहीं एग्जिस्ट करता है पूरी दुनिया में, ठीक है। नंबर 2, कोई ऐसी न्यूज आई नहीं, ठीक है, ना ही किसी ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म पे, ना ही किसी जगह पे। सिर्फ और सिर्फ यूट्यूबर्स ये बात कर रहे हैं कि भाई कोई कह रहा है बैन लग गया, कोई कह रहा है सिस्टम अपडेट हो गया। तो किसी भी चीज़ का कोई खास रियलिटी से ताल्लुक नहीं है। पाकिस्तानी लोग विजिट पे भी यहाँ पे आ रहे हैं, यहाँ पे आके उनके वीज़ास कन्वर्ट भी हो रहे हैं और इवन पाकिस्तान से हायरिंग होकर डायरेक्ट भी यहाँ पे आ रहे हैं। द की इज़ कि वो लोगों का काम हो रहा है जिनके डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं, जिनके डॉक्यूमेंट्स में कोई हैंकी पैंकी है, उनका काम नहीं हो रहा। या फिर एक और कैटेगरी है जिनका काम नहीं हो रहा है। वो कौन है? वो लोग वो हैं जो अच्छे पोर्टफोलियो वाले एजेंट्स के थ्रू वीज़ा अप्लाई नहीं कर रहे। अब ये भी मैं आपको समझा दूं कि लेट्स सपोज एक एजेंट है, उसके थ्रू 10 बंदे आते हैं यहाँ पे विजिट वीज़ा पे और यहाँ पे आके उसमें से 10 में से 8 बंदे ओवरस्टे करते हैं। जब वो 8 बंदे ओवरस्टे करते हैं ना, तो उस एजेंट की जो रेपुटेशन है सिस्टम में वो डाउन होती है, उसको ब्लैक लिस्ट कर दिया जाता है, ठीक है। तो अगर आप किसी ऐसे एजेंट के थ्रू अप्लाई करेंगे तो डेफिनेटली आपका वीज़ा रिजेक्शन के चांसेस भी बहुत ज़्यादा है, डिले में जाने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा है। तो आप लोग हमेशा ये देख के आप लोग वीज़ा अप्लाई करें कि आप जिस एजेंट के थ्रू अप्लाई करें उस एजेंट की अपनी स्टैंडिंग क्या है, उसके वीज़ास के कितने अप्रूवल आ रहे हैं, ठीक है। तो अदर देन दैट थिंग्स आर प्रीटी नॉर्मल, कोई इतना मसला नहीं है। मुझे तो कहीं पे कोई मसला है सच नहीं नजर आया। मैंने काफी ज्यादा इस पे वर्किंग की है। मेरे अपने सराउंडिंग में अभी 2 से 3 दिन हुए हैं, एक और लड़का आया है जो कि मेरा डायरेक्ट 1-to-1 रेफरेंस है और उसने आई गेस अप्लाई किया था 13 या 14 दिसंबर को और उसका कोई 26 और समथिंग दिसंबर को उसका वीजा आया था और न्यू ईयर के बाद अभी उसने अप्लाई किया, ठीक है। तो
ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना विजिट पे ना ही एम्प्लॉयमेंट वीज़ा पे, और यहाँ पे आके इवन लोगों के एम्प्लॉयमेंट वीज़ास भी कन्वर्ट हुए हैं। ऐसा अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ और सिर्फ ये आपको यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा इसके ऊपर वीडियोस नजर आएंगी और बहुत ज़्यादा बना चढ़ा के हर बंदा एक्सप्लेन कर रहा होता है। इसको सर पे सवार ना करें, अपनी तैयारी दिलो जान से पूरी करें, डॉक्यूमेंट्स पूरे रखें और खैर खैरियत से अल्लाह ताला से मांगते रहें। अगर आपके नसीब में लिखा होगा आपका वीज़ा भी लगेगा, आपको यहाँ पे आके जॉब भी मिल जाएगी। हाँ, फ्यूचर में आहिस्ता आहिस्ता विजिट वीज़ा पे यहाँ पे आके जॉब ढूंढना वो मुश्किल हो जाएगा, ये बात मैं अभी भी बोलूँगा, ठीक है, क्योंकि जॉब सीकर वीज़ा से रिलेटेड चीज़ें अपडेट हो रही हैं। आहिस्ता आहिस्ता जॉब सीकर वीज़ा को ये प्रेफर कर रहे हैं बनिस्बत विजिट वीज़ा के। बट राइट नाउ जो एजेंट नजर आते हैं ना हमारे, और ये जो यूट्यूबर्स हैं वो इतना ज़्यादा पंप कर रहे हैं कि लाइक जॉब सीकर वीज़ा के अलावा अब तो शायद आपको बढ़ने भी नहीं दिया जाएगा यूएई के अंदर। अभी तक ऐसा नहीं हुआ, लेकिन फ्यूचर करीब में ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो जब तक नहीं होता तब तक आप लोग इस चीज़ का जितना बेनिफिट ले सकते हैं, जितने लोग अपनी किस्मत आजमा सकते हैं, वो अपने डॉक्यूमेंट्स पूरे करें, अपनी डिग्री टेस्टेशंस पूरी करें, वैलिड तरीके से यहाँ पे आए, यहाँ पे आके ओवर स्टेज ना करें और यहाँ पे आके किसी किस्म की कोई यकीन ना खोलें। तो इंशाल्लाह आई कॉल दिस प्लेस द लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी। तो हो सकता है कि ये आपके लिए भी लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी प्रूफ हो। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही है। उम्मीद करता हूँ कि मेरी आज की वीडियो से आप लोगों को काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा और ये टेस्टेशन से रिलेटेड आप लोगों की जो बाकी की सारी कन्फ्यूजन्स होंगी वो दूर हो गई होंगी। बोल बोल के मेरे गले में दर्द शुरू हो गई है, गला आज बैठा हुआ था और मेरी आवाज़ आप लोगों को रूटीन से डिफरेंट ही सुनाई दे रही होगी, मेरा ख्याल है। तो बाकी मैंने कोशिश की कि जितना नॉर्मल आवाज़ रख के बात कर सकूँ, बीच में काफ़ी रुक रुक के रिकॉर्ड करनी पड़ी बहुत ज़्यादा आज टाइम लग गया इस वीडियो को रिकॉर्ड करने में। तो बाकी यही है, ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर कीजिएगा और ताकि लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा भला हो सके। और अगर मेरी वीडियो यहाँ तक आपने देख लिया तो आप मेरी वीडियो लाइक भी कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मेरे चैनल पे आप लोगों को लॉलीपॉप वाली वीडियोस नहीं मिला करेंगी और रोज़ एक ही बात पे रिपीट वीडियो शायद ना मिला करें, बाकी यूट्यूबर्स की तरह घुमा फिरा के जो एक ही बात घुमा घुमा के बोली जाते हैं। हाँ, मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन जब मेरे पास टाइम मिलता, जब मैं फ्री होता हूँ तो मैं बाज़ का डेली भी 3-4 दिन के लिए वीडियोज़ डाल देता हूँ, बाज़ का फ्री नहीं होता तो 10 दिन ठहर के डाल देता हूँ। तो यूएई से रिलेटेड या भी आपकी लाइफ बेहतर करने से रिलेटेड जितना भी होती हैं वीडियोज़ मैं आपसे शेयर कर लेता हूँ। और इसके अलावा भी आप लोग अगर चाहते हैं कि मैं आप लोगों से किसी टॉपिक पर वीडियोज़ वगैरह शेयर करूँ तो कॉमेंट सेक्शन में मुझे अपनी राय से आगाह ज़रूर कीजिएगा। आई विल हाईली अप्रिशिएट योर फीडबैक और इंशाल्लाह फ्यूचर करीब में मैं कोशिश करूँगा कि आपकी मर्ज़ी का जितना कंटेंट बना सकूँ उतना मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।